हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट इंग्लिश और हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आपका देखिए पहला क्वेश्चन है, दिस इज एन इक्विवेलेंट वर्ड इन लैटिन फॉर द फॉलोइंग वर्ड टू मोल्ड। आपको मोल्ड के समतुल्य लैटिन भाषा का कोई एक शब्द बताना है। मोल्ड का मतलब होता है ढालना हिंदी में, ठीक है। तो आपको बताना है मोल्ड के लिए कोई लैटिन भाषा का कोई एक शब्द। तो क्या हो सकता है? एडुसियर, एडुकेयर, एडुकेशन या फिर एडुकेटम, ठीक है। तो आंसर आप सभी बताइए। गाइज, आप सभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एडुसियर, ठीक है। और ये क्यों होगा करेक्ट, इसके पीछे का लॉजिक आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। देखिए, आपका जो ये एजुकेशन है ये इंग्लिश वर्ड है और ये बना है लैटिन वर्ड के दो वर्ड से मिलकर के। एक है आपका एड्यूसियर, ठीक है, और दूसरा है आपका एडुकेयर। अब एड्यूसियर का मतलब होता है टू मोल्ड, टू ट्रेन, और एडुकेयर का मतलब होता है टू लीड आउट, ठीक है। तो इस तरह से अगर पूछेगा एग्जाम में तो एडुकेयर हो जाएगा, बट यहाँ पर पूछा है मोल्ड के लिए कोई लैटिन भाषा का एक शब्द, तो आंसर हो जाएगा आपका एडुसियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, और नेक्स्ट काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन पढ़ करके आंसर आप सभी को करना है और बहुत ही लॉजिक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि क्या, वृद्धि, एंड डेवलपमेंट यानी विकास। तो वृद्धि और विकास के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वृद्धि और विकास ऑफ अ चाइल्ड इज आर करेक्ट। तो वृद्धि और विकास के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना इनमें से करेक्ट है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। लेकिन नॉट और करेक्ट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, हम जल्दीबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं और ये मिस कर देते हैं। तो यहाँ आपको केवल करेक्ट ही बताना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो आपका कह रहा है कि ग्रोथ रेफर्स टू ओनली बायोलॉजिकल। बिल्कुल, जो वृद्धि होती है वो बायोलॉजिकल होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, एंड फिजिकल चेंजेस, बट डेवलपमेंट रेफर्स टू मेंटल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस। यानी वृद्धि से केवल जैविक और दैहिक परिवर्तन से संबंध होता है, लेकिन जो विकास होता है वो मानसिक सामाजिक होता है, ठीक है। तो ये तो एकदम सही है, मतलब अभी हमें करेक्ट की तरफ फॉलो करना है, तो ये तो एकदम सही है। सेकेंड वाला देखेंगे, ग्रोथ इज स्टेटिक बट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल, ग्रोथ एक समय सीमा तक होता है, वृद्धि एक समय सीमा तक होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है जो होती रहती है, ठीक है। और सी देखेंगे तो ये भी, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। और सी देखिए, कह रहा है कि ग्रोथ कांट बी टेकन प्लेस विदाउट डेवलपमेंट, यानी वृद्धि जो है वो विकास के बिना नहीं हो सकती है। तो ये आप सोच करके बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि वृद्धि विकास के बिना नहीं हो सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वृद्धि विकास का हिस्सा है, लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि अगर विकास नहीं हुआ है तो वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। मतलब कोई बच्चा बड़ा तो हो जाता है, लेकिन अगर उसकी मानसिक विकास ना हुआ हो तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें वृद्धि नहीं हुई है। उसमें वृद्धि तो हुई है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टेकन प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। हम डेवलपमेंट के बारे में तो बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ चल सकती है, लेकिन वृद्धि आपकी जो है एक समय सीमा तक ही रहती है। तो इसलिए आपका ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो यानी सी डी यहाँ से जो है हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट वाला ए एंड बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। To concretize the abstract concepts in a slow learner classroom, the best method for a teacher is, यानी कि अगर हमारी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो काफी स्लो है, तो ऐसे में अगर मैं क्या करूं, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं उनको कॉन्क्रेटाइज करके विमूर्त चीजों को मूर्त करके मैं समझाऊं, तो ये वाला जो मेथड है इसको हम क्या बोलेंगे? यानी हम जो चीजें विमूर्त हैं उनको हम क्या कर दें, मूर्त कर दें। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। क्या वो उसको बोलते हैं लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि,
डिस्कशन मेथड यानी आलोचना पद्धति या डिस्कशन करके, बातचीत करके, होम असाइनमेंट मेथड या गृह कार्य मेथड, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन मेथड। तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन अगर हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो वैसे ही हमें समझ में आ जाएगा। लेक्चर मेथड होता है टीचर सेंटर्ड मेथड। इसमें केवल टीचर जो समझ सकता है वो बताएगा, मतलब बच्चे को केवल सुनना होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे लर्नर्स की जो स्लो हैं, जिनको समझ में नई चीजें आ रही हैं, तो उनको एब्स्ट्रैक्ट को हमें कॉन्क्रेटाइज करके समझाना है, तो लेक्चर मेथड बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम तो बोलते जा रहे हैं, पता नहीं बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे में ये बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है। सेकेंड वाला देखेंगे डिस्कशन मेथड। अब डिस्कशन मेथड मतलब बातचीत करके, बच्चा तो समझ में नहीं आ रहा तो डिस्कशन कैसे करोगे। अब मुझे यहाँ पर फोकस करना है कि एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रेटाइज करके कैसे मैं बच्चे को समझाऊं। तो वो तो एक ही चीज से पॉसिबल हो सकता है, जब बच्चे को जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको दिखा करके पढ़ाएं, ठीक है। इसी वजह से हम क्लासरूम में क्या लेके जाते हैं, टीएलएम लेके जाते हैं, ताकि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाएं उसको हम शो करेंगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तब बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो भाई आपका ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होता है। होम असाइनमेंट मेथड क्यों नहीं हो सकता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब बच्चा समझ में ही नहीं आया तो आप उसको होम असाइनमेंट देके कितना कुछ समझा लेंगे। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम बच्चे को जो चीज हम पढ़ाते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और उसके थ्रू हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि क्लासरूम में मान लिया कंप्यूटर की क्लास में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कंप्यूटर लैब में आप जा करके उसको टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करती हैं सारी चीजें, तब आपको ज्यादा समझ में आती हैं। जब आप ज्योग्राफी की क्लास में होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको, मैप जब तक आपके सामने नहीं होगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रेटाइज करके समझाने के जो मेथड है उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है आपका फोर्थ क्वेश्चन और ये है आपका व्हेन अ प्रॉब्लम हैज मोर देन वन प्रोबेबल सोल्यूशन। जब कोई एक आपकी समस्या के कई जो है सुझाव, कई जो है सोल्यूशंस होते हैं, एंड द थिंकिंग प्रोसेस व्हिच क्रिएट दोज प्रोबेबल सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। यानी कि अगर आपके पास में कोई समस्या है और उसके कई समाधान है आपके पास में, तो इस तरह के जो है, इस तरह की सोच को, इस तरह की थिंकिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसके मल्टीपल जो है रिसोर्सेज होते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसी थिंकिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो आपके पास में ऑप्शन है कन्वर्जेंट यानी अभिसारी, डाइवर्जेंट यानी अपसारी, रिफ्लेक्टिव यानी प्रतिफलक चिंतन, और क्रिटिकल यानी समालोचनात्मक चिंतन। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, आप सभी फटाफट से बताइए। देखिए पहला है आपका ऑप्शन कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है कि बहुत सारे पॉइंट से निकल करके, बहुत सारी तरीकों से निकल करके आप एक पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है मल्टीपल वेज ऑफ थिंकिंग। मल्टीपल वेज ऑफ थिंकिंग मतलब आप बहुत सारी चीजों को सोच करके तब आप एक जो है सोल्यूशंस पर आ रहे हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव क्या होता है, रिफ्लेक्टिव प्रतिफलक चिंतन मतलब आप उसके हर एक एस्पेक्ट पर क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट प्रभाव डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं कि कौन सा क्या सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग आप उसकी क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल इवेल्युएशन कर रहे हैं कि क्या चीज करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो आपका इस तरह से जो हमारी सोच होती है कि हम जो है मल्टीपल हमारा थॉट प्रोसेस होता है, मल्टीपल चीजों के बारे में हम सोचते हैं, तो वो आपका हो जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए So guys, fifth question पर आते हैं। Ruby has hearing impairment and all the students in her school have many such difficulties and disabilities. What do you call such school? आप ऐसे स्कूल को क्या बोलेंगे जहां पर जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनके अंदर बहुत सारी जो है डिसेबिलिटीज हैं। ऐसे स्कूल को हम बच्चे बोलते हैं स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल, ठीक है। मतलब स्पेशल जो है स्पेशल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को हम ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में ऐसे ही स्टूडेंट्स हो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे हो सकते हैं हम बोल सकते हैं, बट ऐसे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंक्लूसिव में सारे प्रकार के छात्र होते हैं, ठीक है। एंड गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसे ही हो, यानी कि डिसेबल स्टूडेंट्स ही हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि आपका जो है केवल डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द एम ऑफ एजुकेशन एंड एलिमेंट अंडर, यानी शिक्षा का उद्देश्य किस तथ्य के अधीन है। एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल टर्मिनोलॉजी या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्या हो सकता है आपका करेक्ट ऑप्शन।
तो गाइज आपका देखिए, अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि जो हमारा एजुकेशन है वो केवल जो है हो सकता है कि एजुकेशनल फिलॉसफी से हो, साइकोलॉजी से हो, लेकिन आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका एजुकेशनल फिलॉसफी। ठीक है, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो एजुकेशनल फिलॉसफी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एडीएचडी, एडीएचडी का क्या फुल फॉर्म होता है? चलिए आप लोग फटाफट से बताइए। ऑटिज्म डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटो डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाई डिजीज, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। एडीएचडी जो होता है एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो बच्चों में मिलती है, बच्चों में पाई जाती है। एडीएचडी मतलब होता है कि अवधान में कमी, यानी जो है अटेंशन में क्या होता है, बच्चों की कमी होती है, बहुत हाइपर एक्टिविटी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा उछल कूद होता है, बच्चे एक जगह पर ठहरते नहीं है। और डी एक प्रकार का डिसऑर्डर है। ठीक है, इस तरह की जो है चीजें बच्चों में मिलती हैं। तो एडीएचडी एक समस्या है जो बच्चों में मिलती है, जो बच्चों के जो है लर्निंग प्रोसेस में क्या करती है, एक समस्या पैदा कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईपी? आईईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान आपका यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है ना। आईईपी हम विशेष प्रकार के बच्चों के लिए तैयार करते हैं। ऐसे कई तरह के बच्चे होते हैं जिनके पूरे साल का लेखा जोखा तैयार होता है कि इनको इस मंथ पर ये शिक्षा दी जाएगी, इस तरह से शिक्षा दी जाएगी, है ना। और सारे जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट एंड स्कूल के टीचर, पेरेंट्स सब मिलकर के ये प्लान को तैयार करते हैं। विशेष प्रकार के बच्चों के लिए तैयार किया जाता है। तो आईईपी एक इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। In a classroom, teacher should gain preliminary attention of students to impart a lesson effectively. In this case, which of the laws of learning is applied? कहने का मतलब है यहाँ पर कि कक्षा में शिक्षक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संपादन करने के लिए छात्राओं को प्रारंभिक ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन सी नीति प्रयोग की जाती है? यानी कि अगर हम क्लास में जाएं और बच्चे की हम प्री अटेंशन को सीख करना चाहते हो, तो ये हमारा जो नीति है, ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लॉ ऑफ रेडीनेस। ये इसका जो सिद्धांत है ये किसने बनाया था? थॉर्नडाइक ने बनाया था। उन्होंने कहा था लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारे तीनों सिद्धांत कौन दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एज अ लीडर द टीचर मस्ट ट्राई टू, एक टीचर को एज अ लीडर, क्लास के लीडर की तरह क्या चीजें करनी चाहिए? ठीक है, देखो टीचर क्या होता है? एक फैसिलिटेटर होता है, एक मेंटोर होता है। ठीक है, तो टीचर की बहुत सारी भूमिका होती है एक बच्चे के जीवन में। ठीक है, तो ऐसे में एक टीचर को क्या करना चाहिए, किस चीज की कोशिश करनी चाहिए? अटेन पावर एंड सुप्रीमेसी ओवर अदर्स, बी अथॉरिटेटिव, अटेन डिक्टेटरशिप, या बी डायनेमिक। अगर हम अपने टीचर को सुप्रीमेसी या सारे पावर्स दे देंगे और टीचर तब क्या हो जाएगा? अत्याचार करे हमारे ऊपर। मतलब टीचर को हम ऐसा कभी नहीं बताएंगे कि केवल एक डंडे से वो बच्चे को डराए, बिल्कुल नहीं। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है जो बच्चे की हर एक पॉइंट पर, हर एक सिचुएशन में बच्चे की मदद करता है। कभी उसका फ्रेंड बन जाएगा, कभी उसका पेरेंट्स बन जाएगा। इस तरीके की जो है इस तरीके की जो है एक पार्ट टीचर प्ले करता है बच्चे के जीवन में। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी डायनेमिक। क्या होना चाहिए? टीचर को गतिशील होना चाहिए। ठीक है, जब वो गतिशील रहेगा तो वो हर प्रकार के समस्याओं का जो है समस्याओं का समाधान कर पाएगा जो बच्चे के जीवन में एक लर्निंग प्रोसेस में आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ, रीइंफोर्समेंट का जो सिद्धांत है वो हमारे थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये किस चीज के बारे में बताता है? वैसे रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन करना। अब पुनर्बलन करना यानी कि बच्चों को क्या करना? प्रोत्साहित करना चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, दूसरा कहता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। मतलब सीख करके गलतियां करना। तो ये भी आपके जो है डी ऑप्शन भी आपका किसका है? किसका नियम है? ये थॉर्नडाइक का नियम है। गेस्टाल्ट होगा नहीं। ऑपरेंट
कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यानी पुनर्बलन का जो है, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, जो एलिमेंट है, वो हमारा संबंधित है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग से। आपको एक चीज बता दूं मैं, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन करना, है ना, बच्चों को प्रोत्साहित करना चीजों को सीखने के लिए। तो रीइंफोर्समेंट आपका क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव तब होगा कि बच्चे ने कुछ किया और आप उसको क्या कर दो, आप उसको एनकरेज करो, बहुत सही, शाबाशी दो हर चीज के लिए, है ना। अगर उसने कुछ नया सीखा तो उसके लिए उसको शाबाशी दो, ताकि वो और कुछ नया सीखे, फिर वो और कुछ नया सीखे उस शाबाशी की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव होती हैं, रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव बोली जाती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो नेगेटिव इन द सेंस कि अगर बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है और उसके आसपास सराउंडेड काफी चीजें ऐसी हैं जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उस डिस्ट्रैक्शन को हटा देना, उस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर देना, तो वो होता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। मतलब रीइंफोर्समेंट आपका ये नहीं होगा कि बच्चे की पढ़ाई बंद कर दी है या बच्चा सीखना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर बच्चा काम करके आ रहा है और उसको शाबाशी दे रहे हो, तो वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। और नेगेटिव तब होगा जब बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में सीख रहा है जहां उसको बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। आप उस डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, उस डिस्ट्रैक्शन को एक बार हटा दो, तो वो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। उस नेगेटिव चीज को हटा देना मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। Which theory of learning emphasize on making student active for the discovery of knowledge in place of becoming a passive learner? यानी कि अगर हम बच्चे को यहाँ पूरे स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं, एक्टिव लर्नर की तरह बता रहे हैं कि बच्चे को अगर मुझे एक्टिव बनाना है बजाय पैसिव के, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। ये कई बार सीटेट में पूछा भी है कि बच्चा कब एक्टिव होगा, तो जब वो कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा, यानी कि वो जब अपने आप से चीजों को कंस्ट्रक्ट करके सीखेगा। तो ये चीजें आती हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अंदर आती हैं कि जब बच्चा खुद से चीजों को क्रिएट करेगा, खुद से सीखेगा, तो वो एक्टिव हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर देना ये कभी भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं है। लेक्चर देना यानी टीचर सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। जब टीचर लेक्चर देता है क्लास में, तो वही पूरा पूरा केंद्र होता है क्लास का, और मतलब वो जो कुछ भी बोल रहा है बच्चे को वही सुनना है, वो अपनी तरफ से अपना दिमाग बच्चे नहीं लगा पाते हैं। यहाँ पूरा पूरा ये लेक्चर मेथड क्या होता है, टीचर सेंट्रिक मेथड होता है। तो गाइज आज हमने सीटेट में 13 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके बाद भी हम जो है इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी दोनों के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।